ईथर। चलो आज 99 से हो गया। डाई इथाइल ईथर है पहले, डाई इथाइल ईथर। तो नेक्स्ट क्या है? सर फॉस्जीन। फॉस्जीन अभी आ गया, चलो ये बीच में आ गया, इसको मैं आगे लिखता हूँ कुछ, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। वो ये तो बहुत सिंपल है, ये पहले भी कराया होगा। आगे एसीटोन ऑक्साइड। नहीं, अभी वो भी होंगी ना, वन इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड वाली रिएक्शन बोल जरा। वन इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड कितनी होगी ना इसमें, अल्फा क्लोरो सर वो डाइथाइल ईथर, ये नहीं है? 114 है। सर वो अच्छा 114 ये, है। हाँ ये अभी लिख देना इसको यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देना, वन सर वन इथॉक्सी, नंबर बता देना, वन इथॉक्सी सर इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड, क्योंकि वो इससे यस सर। रिलेटेड है ना सारी, इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड। इसके अलावा अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, नंबर एक बार बता दियो समीर। सर ये 105 है, अल्फा क्लोरोडाइथाइल ईथर। 105 कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अल्फा अल्फा डैश होगा या पर क्लोरो डाइथाइल ईथर? पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, एक बार चेक कर लो, नोट कर लो जल्दी से। अर्नव यस सर। अभी पहुंचा नहीं घर? नहीं सर अभी पहुंचा नहीं हुआ सर, पहुंचने वाला हूँ सर। अच्छा सही। चलो अभी ये कन्वर्जन देख लेंगे एक बार। क्लोरोफॉर्म से डाइथाइल ईथर, तो डाइथाइल ईथर का बनाना है तो यहाँ से नोट करेंगे पहले तो, डाई इथाइल ईथर यहाँ से नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इथेनॉल है, इथेनॉल में अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा एट 443 केल्विन, तो मिलता है वो दो मॉलिक्यूल लेंगे, सॉरी एक मॉलिक्यूल लेंगे और वाटर बाहर निकाल देंगे, बीटा एलिमिनेशन होगा और इथीन मिल जाएगा। मैकेनिज्म वगैरह सब बाद में है, अभी सिर्फ रिएक्शन याद करनी है। और अगर मैं इसमें डाल दूंगा, ध्यान देंगे, अगर मैं इसमें डालता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, तो कम टेम्परेचर है ना, कम टेम्परेचर है, तो वाटर निकालने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए ऐसे। और आंसर अब आएगा डाइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, समझे कि नहीं? अब ये आएगा आंसर डाई इथाइल ईथर, कम टेम्परेचर है। फिर अगर टेम्परेचर, ध्यान देंगे, अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है, नोट कर लिया था कि नहीं? एक मिनट। अगर टेम्परेचर और कम है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 383 केल्विन, 383 केल्विन पे इससे मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, OSO3H। ढंग से नोट करना, OSO3H है ये मिल जाएगा एट 383 केल्विन एंड एट 273 केल्विन कंसंट्रेटेड SO4 है एट 273 केल्विन, 273 एट 273 केल्विन, नोट करना ढंग से, तो मिलता है ऑक्सोनियम आयन CH3CH2O प्लस HH। ये अनस्टेबल होता है लेकिन 273 केल्विन में बन जाता है। तो चार रिएक्शन बताइए मैंने, चार में से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 443 केल्विन, ये मैंने पहले कराई हुई है, बीटा एलिमिनेशन, और एक ये एट 413 केल्विन जिसमें ईथर मिलता है। इसमें क्या मिलता है? ईथर। नोट कर लिया था मैं? एक मिनट। इसको ढंग से नोट कर लो एक बार। सर
हाँ समीर, सर ये जो परक्लोरो डाइथाइल ईथर लिखे लगे इसमें है ही नहीं। ऐड कर लेना फिर। ये नोट कर लिया सबने इतना? ये नोट कर लिया सबने? सर 74 है पर क्लोराइड ईथर। 74 पे है। चलो चेक कर लेना 74 पे है पर क्लोरोडाइथाइल ईथर। ये नोट कर लिया यहाँ तक? ये अब एक बार डाइथाइल ईथर प्रिपरेशन करो उसकी। हाँ ट्राई कर लिया सबने कि नहीं? यस चलो अब देखेंगे एक बार। अब इसमें पहला डाइथाइल ईथर, ध्यान देंगे इधर। डाइथाइल ईथर बनाने के लिए मेरे को इथेनॉल चाहिए। क्लोरोफॉर्म है, मैं बताऊं सर? बोल मुकुल। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म में Ag डाल के CH बना लेंगे, उसके अंदर H2PD डाल के CH3 बना लेंगे, फिर Cl2H में डाल देंगे, CH3CH2Cl बना देंगे के उसके अंदर एक्वस NaOH डाल के इथेनॉल बना देंगे, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 400 43 डिग्री 443 डिग्री केल्विन में डाल देंगे। नहीं नहीं गलत बोल के लास्ट में। सर मैं करूँ फिर? 413 डिग्री, सॉरी सर 413। कम टेम्परेचर होगा तो तभी तो 2 मॉलिक्यूल से वाटर बाहर निकलेगा। अगर हाँ कम सर टेम्परेचर होगा तो 413 डिग्री। सही है। हाँ सर। चलो इसमें अब एक बार ध्यान दे देंगे। ये आ गया इसमें। इसमें पहले मैंने Ag हीट किया,
तो ये इथाइन आ गया। इथाइन में H2O H प्लस Hg2+ डाला तो इथेनॉल आ गया। इथेनॉल में LiAlH4 डाल दो या NaBH4 भी काम करेगा तो इथेनॉल आ जाएगा। इथेनॉल आने के बाद कंसंट्रेटेड H2O4 एट 413 केल्विन। आगे समझ के नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? यस तो इस तरह से करना है ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब अच्छा एक तरीका और है ईथर बनाने का। देखो रिएक्शन सारी बढ़नी है, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर मैं ये ले लूं ना इथाइल क्लोराइड और इसमें ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाल दूं, ड्राई सिल्वर, हाँ ड्राई Ag2O, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो उस केस में भी डाइथाइल ईथर मिल जाता है। मतलब टू लेना पड़ेगा इसको और 2 AgCl बाहर निकल जाएगा। AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा डाइथाइल ईथर। आंसर क्या आ जाएगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और अगर मॉइस्ट होगा, अगर मॉइस्ट होगा ना, ये इथाइल क्लोराइड है, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसमें मॉइस्ट लिख दूं मैं सिल्वर ऑक्साइड, तो उस केस में आंसर आएगा इथेनॉल। क्यों? मॉइस्ट का मतलब Ag2O प्लस H2O, मॉइस्ट मतलब Ag2O प्लस H2O, Ag2O और H2O मिलकर क्या बन जाएगा? Ag2O और H2O मिलकर क्या बन जाएगा? AgOH, और AgOH के साथ रिएक्शन होगी तो इथाइल क्लोराइड क्या देगा? इथेनॉल। बात समझ आएगी नहीं है? हाँ सर आ गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दोनों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। अभी मैं इसका कन्वर्जन भी दिखा दूंगा। देखो RX में Ag2O जब डाल रहे हो तुम, RX है और Ag2O, Ag2O मतलब Ag, ये इस तरीके से कुछ। अब इसमें सोचोगे तो निकल जाएगा आंसर। X इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर इससे? AgX निकला बाहर, ROAg आ गया और साथ में AgX आ गया। नहीं समझ आया? ROAg और साथ में AgX। अब क्या करेंगे आगे? दोबारा RX आएगा, अब O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इधर और इधर X लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलेंगे तो ROR आ गया आंसर कि नहीं? फिर AgX बाहर। नहीं समझ आ रहा मैकेनिज्म? मिल गया ना सर ROR? ये मॉइस्ट का है ड्राई का है? ड्राई का है ना, दिख तो रहा है यहाँ पे ड्राई है, ड्राई सिल्वर हाँ ऑक्साइड सर। है। तुम देखो अब देखो मैंने एक छोटा सा मैकेनिज्म लिखा है, ये तो कोई भी तुम में से लिख सकता है। तुम्हें करना क्या? सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है सिर्फ। इधर X इलेक्ट्रॉन लेके गया, इधर O इलेक्ट्रॉन लेके गया, अब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो। R पे प्लस है, O पे माइनस है, इन दोनों को जोड़ दो तो ROAg मिल गया। इधर X पे माइनस है, Ag पे प्लस है, AgX का प्रेसिपिटेट बाहर हो गया, AgX का प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट में क्या होगा? ROAg है और RX है, ROAg है और दूसरा मॉलिक्यूल RX का, तो X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इधर O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो फिर जोड़ दो उसको, AgX का प्रेसिपिटेट फिर अलग हो गया। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। डाउट किसी को? सर मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने देख मिल गया ना तुमको? यस ये समझ आ गया कि नहीं? देख लिया अर्नव? सर कर लिया मैंने, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ सही। एक बार जल्दी से तुम लोग देख लो जो मैंने बताया तुम्हें, एक बार जल्दी से देख लो। आज हमें क्या करना है? देखो पहले हमें कन्वर्जेंस करनी है, ये ध्यान देंगे। हमें ये वाली कन्वर्जेंस करनी है, क्लोरोफॉर्म से डाइथाइल ईथर, फॉस्जीन गैस, 1 इथॉक्सी थाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, ये कन्वर्जेंस करनी है। फिर यहाँ पे
डाईथाइल ईथर बनाने के लिए, डाईथाइल ईथर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इथेनॉल लिया। इथेनॉल के अंदर अगर मैं इसके इथेनॉल की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 4 रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन, अगर मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं एट 443 केल्विन, ये सबको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो इसी मॉलिक्यूल में से बीटा एलिमिनेशन होकर के इथीन बन जाएगा। और अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं एट 413 केल्विन, कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर बाहर निकालने के लिए, ये 2 मॉलिक्यूल लिए, अब इनमें से वाटर बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा डाईथाइल ईथर। तो कम पे ईथर, ज्यादा पे एल्कीन, ये याद रखना है। और 2 अगली रिएक्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना तो कर लेना इनको। 2 इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली, 443 केल्विन, 413 केल्विन। अगर 383 केल्विन है और कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो आंसर आएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें पानी डाल दोगे तो इथेनॉल मिल जाएगा, इसमें पानी दोबारा डाल दोगे ना तो इथेनॉल मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 है और 273 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, तो आंसर आता है ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन आता है, ये वाला ऑक्सोनियम आयन आएगा। CH3CH2O+ HH, ये 4 रिएक्शन थी। तो डाईइथाइल ईथर बनाने का मैंने तरीका तुम्हें यहाँ बताया। देखो डाईइथाइल ईथर अब कैसे बना, डाईइथाइल ईथर ये बना, क्लोरोफॉर्म लिया, एजी हीट किया, इथाइन, इथाइन से फिर इथेनॉल, इथेनॉल में LiLH डाला, इथेनॉल, इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H4 डाल दिया एट 413 केल्विन, तो डाईइथाइल ईथर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डाईइथाइल ईथर। एक तरीका ये। दूसरा, तुम क्लोरोफॉर्म को कन्वर्ट करो इथाइल क्लोराइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म को इथाइल क्लोराइड में, देखो उधर, क्लोरोफॉर्म से इथाइल क्लोराइड, उसके लिए भी सिंपल स्टेप चलेंगे बिल्कुल। देखो क्लोरोफॉर्म से इथाइल क्लोराइड, सर H2PD डाल के Cl2H में डाल देंगे। बिल्कुल सही है। पहले एजी हीट किया, इथाइन, H2PD डाल दो, अगर पूरा लेनर से एटलीस्ट डालेंगे तो इथीन मिलेगा, अभी मिल जाएगा इथेन। Cl2 सनलाइट डालो उसमें, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में ड्राई Ag2 डाल दो, इसमें सीधा लिख दो ड्राई Ag2। तरीका मैंने बता दिया है, इथाइल क्लोराइड लो 2 मोल्स, ड्राई Ag2 डालोगे, ड्राई Ag2 तो 2 AgCl बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। और मॉइस्ट Ag2O लिखोगे, मॉइस्ट Ag2O मतलब Ag2O+ H2O, ऊपर लिखा हुआ मैंने, तो इससे 2 AgOH बन जाएगा। तो ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AgOH है तो इथेनॉल मिल जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। दोनों ध्यान रखना। तो कन्वर्जन के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा, कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे कि इथाइल क्लोराइड बन गया, इसमें Ag2 डाल दिया ड्राई, मॉइस्ट डाल देंगे तो इथेनॉल, मॉइस्ट डालेंगे तो इथेनॉल, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और एक मैंने तुम्हें फिर इसका तरीका बताया कि कैसे बनता है। ये तरीका बहुत सिंपल है, RX में ड्राई Ag2 डालते हैं, अगर RX में अगर ड्राई Ag2 डालेंगे तो ईथर कैसे मिलता है, RX में ड्राई Ag2, ये देखो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते रहना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो ये रहा RX में ड्राई Ag2 डाला, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, इधर X इलेक्ट्रॉन लेके गया, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, R पॉजिटिव को O नेगेटिव से इसके जोड़ दो, इस O के साथ, तो ROAG आ गया और AgX बाहर निकल गया, प्रेसिपिटेट बन के ये निकल गया। अब दूसरा RX आएगा, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन लेके गया X, इधर O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, ईथर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है, समझ आ गया होगा, ये सही ना, इजी था। तो यहाँ पे हमने सीख लिया क्लोरोफॉर्म से डाईइथाइल ईथर। अब डाईइथाइल ईथर के अंदर अगली रिएक्शन जो है, ध्यान देंगे अगली रिएक्शन, अब डाईइथाइल ईथर बन चुका है, यानी CH3CH2OCH2CH3 ये बन चुका है। अगर मैं इसमें Cl2 डाल दूं डार्क के अंदर, तो अल्फा क्लोरो, अल्फा वाला जो कार्बन है उसका एच हट के Cl आ जाएगा, या इसका या फिर इसका, तो ये आ गया CH3CHCl, ये आ जाएगा अल्फा क्लोरो डाईइथाइल ईथर। और दोबारा डाल देंगे इसके अंदर Cl2 डार्क में, दोबारा या एक्सेस में डाल दो, तो दोनों अल्फा पोजीशन से हटके एक एक एच हटके Cl लग जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाईइथाइल ईथर। समझ आया कि नहीं है। और अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट डाईइथाइल ईथर के अंदर अगर मैं डायरेक्ट डाल दूं Cl2 सनलाइट के, लाइट के प्रेजेंस में Cl2 सनलाइट, तो जितने भी एच है ना सब हट जाएंगे, CCl2 सॉरी CCl3 आएगा ना पहले, CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, तो ये आंसर आएगा पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर।
समझिए कि नहीं है, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। आया समझ के नहीं? देखो समझ आ गई कि नहीं ये, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। सर हाँ बोलो। सर अगर एक्सेस में डाल दें क्लोरीन और डार्क तो चारों अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है उन पे आ जाएगा। चारों नहीं, मैंने बोला ना जो मैं बोल रहा हूँ, अभिषेक अभिषेक उसी को सुना कर सिर्फ, CL वहीं से हटेंगे बस। आकाश ठीक है सर। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब एक तो ये मैंने बता दिया, अब ये रिएक्शन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर डाइथाइल ईथर का सैंपल, दोनों कन्वर्जन समझ आ गई कि नहीं, पीछे बताइए मैंने अभी। ये समीर कौन कौन सी कन्वर्जन हो गई उससे रिलेटेड? सर एक 105 और एक 74। चलो ये ऐड कर लेना, 105 और 10। सर 105 और 74। अच्छा 74 दो हो गए ना। अब ये इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा, अगर ईथर का ओल्ड सैंपल होगा, ईथर के अगर ओल्ड सैंपल होंगे तो उस केस में अपने आप पड़े पड़े, अपने आप पड़े पड़े क्या होगा, O2 और लाइट का प्रेजेंस तो आएगा ही, तो ये एक हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ नीट में, तो ये हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसका अल्फा वाला हाइड्रोजन था ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा परऑक्साइड लिंकेज के थ्रू, परऑक्साइड लिंकेज के थ्रू वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1 इथॉक्सी इथाइल। मतलब तुम्हें अगर कंसेप्ट समझना ना, तो जो ये वाला H है, ये वाला H है, इसको याद रखना। ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर एक्सप्लोसिव क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो H था इसका होमोलैटिक फिजन कर दो बस, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। ऐसे ही O2 का भी होमोलैटिक फिजन करके बीच में O सिंगल बॉन्ड O जोड़ देना। और एक्सप्लोसिव क्यों होगा, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, इससे एक्सप्लोसिव होगा। तो इसका नाम क्या है, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन परऑक्साइड को डिटेक्ट कैसे करना है और इन परऑक्साइड को रिमूव कैसे करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? How will you detect the presence of peroxides in old samples of ether, and how will you remove them, and how will you remove them from old samples of ether which are very explosive? तो इसको, इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए, इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए हम डालते हैं इसके अंदर FeSO4। ध्यान देंगे, अब इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए एक कन्वर्जन की फॉर्म, देखो मैंने सारा कन्वर्जन की फॉर्म में, थ्योरी को भी कन्वर्जन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए फेरस सल्फेट डालते हैं, साथ में मीडियम रखते हैं एसिडिक। मीडियम क्या रखेंगे, एसिडिक। FeSO4 फॉलोड बाय KCNS, पोटेशियम थायोसाइनाइड, पोटेशियम थायोसाइनाइड, ये डालेंगे एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और आयरन जो है +2 से +3 में चला जाएगा, और जो ये है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन हट जाएंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ईथर। समझिए कि नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, ईथर। C2H5 O C2H5, ये ईथर आ गया पूरा। और साथ में आयरन जो है वो +3 में चला जाएगा, आयरन +2 से कहां चला जाएगा, +3। Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फॉलोड बाय KCNS बोला मैंने, इसमें आप KCNS डाल दो या KHCN डाल दो, ये रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए, ये मैंने कराई हुई है सॉल्ट एनालिसिस में। आयरन +3 में KHCN डालते तो क्या मिलेगा, FeSCN होल 4। होल थ्राइस, हाँ थ्राइस सर। 4 थोड़ी आएगा आयरन। तो ये ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगा, ब्लड रेड कलरेशन। ये पूरा डिटेक्शन हुआ, इसका रिमूव भी हो गया, ब्लड रेड कलरेशन। तो याद रखना, अगर डिटेक्शन करना है तो FeSO4 फॉलोड बाय KHCN, FeSO4 फॉलोड बाय KHCN। मैंने रिएक्शंस भी बता दिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या कहते हैं, याद क्या रखना है, FeSO4 फॉलोड बाय KHCN गिव्स ब्लड रेड कलरेशन। अगर ब्लड रेड कलरेशन आ रहा है, यानी उस सैंपल ऑफ ईथर के अंदर पेरोक्साइड प्रेजेंट थे।
समझ आया कि नहीं है? सर अगर उसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होंगे और फिर हम FeSO4 डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो क्या कुछ भी नहीं होगा? होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा निशी। तो इसलिए मैंने बोला FeSO4 ब्लड रेड कलेक्शन नहीं आएगी ना फिर, तो इसका मतलब क्या होगा कि नहीं है प्रेजेंट। निशी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये याद रखना, FeSO4 फॉलोड बाय KCN, ये डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स को, ये डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स को, रिमूव भी करेगा। और अगर सिर्फ तुम्हें रिमूव करना है, अगर सिर्फ तुम्हें रिमूव करना है, अभी ये बता रहा, पहले मैंने डिटेक्शन बताया था, डिटेक्शन ऑफ पेरोक्साइड, अब मैं बता रहा हूँ हाउ टू रिमूव पेरोक्साइड, टू रिमूव पेरोक्साइड। निशी तुमने कितनी कर ली कन्वर्जन? सर मतलब उसमें नोट फेयर वाले उसमें। हाँ मतलब तुम्हारी ना, तुम बहुत अच्छे तरह से भेज रहे हो, तो काफी बच्चों ने तुमसे नोट देखा है, रीचेक भी किया है, इसलिए मैं पूछ रहा था तुमसे कि तुम अपना जो जितनी कन्वर्जन है सब भेज दो लिख करके। सर मैंने अभी उसमें 80 तक कर ली। चलो इस, हम ये आज जैसे 18th है ना, 18th है ना, मैं यहाँ से अगर 10 डेज ले रहा हूँ मैं से, क्योंकि अब तुम्हारा रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 165 170 कन्वर्जन से होता है, मेरे को 1-2 दिन और लगे अभी। तो क्या कहते हैं, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, ये तुम मानो जो अब फ्राइडे आएगा ना, मंडे को लेंगे, नेक्स्ट मंडे, मतलब इसमें कमिंग मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे, मंडे को टेस्ट होगा सिर्फ इसका, कन्वर्जेंस का, सही ना, कन्वर्जेंस का, जितनी कन्वर्जेंस हो जाएंगी सारा कन्वर्जेंस का, और चैप्टर्स के फॉर्मुलेज का, चैप्टर्स के फॉर्मुले एनसीईआरटी सबको करके भेजना है, ये याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। जितने कन्वर्जेंस हो चुके हैं उन सबका टेस्ट होगा, सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज, ताकि पिछले चैप्टर भूलो ना। ओरल टेस्ट होगा इसका, सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज का ओरल टेस्ट होगा। और कम इसलिए बोला है, तो सिर्फ फॉर्मुलेज बोला क्योंकि कन्वर्जेंस का काम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों इंक्लूड है। अच्छा निशी, हो पाएंगी कि नहीं ये सारी जितनी की है अभी तक? सर 10 डेज में तो आराम से हो जाएगी। हो जाएगा। और लेकिन इसको बस ध्यान रखना, जब मेरा काम खत्म भी हो जाएगा ना, हाँ वंशिका तुम्हारा, तुम लोगों का भी है, 12th 11th दोनों का बोल रहा हूँ, 12th 11th दोनों का बोल रहा हूँ मैं। 12th वालों को पी ब्लॉक का टेस्ट होगा, एक नया चैप्टर जो पी ब्लॉक है उसका टेस्ट होगा मंडे को, सही ना, कमिंग, अभी कमिंग मंडे नहीं, उसके बाद। तो तुम्हारे पास अभी 10 डेज का टाइम है, तब तक तुम जरूर कर लेना काम ये। मैंने क्या बोला है, 12th वालों के लिए क्या है, सारे फॉर्मुलेज हैं, पी ब्लॉक कंप्लीट है। अच्छा वंशिका, कितने कितने लेक्चर्स हो गए पी ब्लॉक के? सर मेरे तो लेक्चर लेक्चर 10 तक हो गए शायद सर। लेक्चर 10 तक हो गया, 4 मार्क्स भी हो गए मतलब। 4 मार्क्स भी कर लिए। कुछ नहीं था, अब कब तक कर लोगे खत्म पूरा? सर कर लूंगी सर मंडे तक, मंडे से पहले रिवाइज करने के लिए। इस मंडे से अगले मंडे की बात कर रहे हो? सर अगले मंडे, इस मंडे तक तो नहीं हो पाएंगे। चलो मतलब 7 डेज में ट्राई करो, कंप्लीट कर लो ताकि याद हो जाएगी। समझ आ रहा है सारा कि नहीं? हाँ सर समझ तो आ रहा है। हाँ, तुमने केमिकल बॉन्डिंग जिसने ढंग से कर लिया ना, उसको समझ आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी। चलो अभी तक देखो, हाउ टू रिमूव पेरोक्साइड, ये है इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है, इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको के के साथ शेक कर लो, के आई रिड्यूसिंग एजेंट है ना, I-, इस साथ शेक करेंगे तो I- आ जाएगा I2 के अंदर, और ये रिड्यूस हो जाएगा ईथर के अंदर, ये ईथर में रिड्यूस हो जाएगा प्लस I2। कोई डाउट? लाइक दिस पेरोक्साइड इज रिमूव्ड। हाउ टू रिमूव पेरोक्साइड, तो सिंपल के के साथ शेक करेंगे ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को, जो भी पेरोक्साइड प्रेजेंट है वो रिड्यूस होकर ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड I- विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2, I- विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2। कोई डाउट? ईथर का देखो, जो भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर, 12th क्लास के बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं, समीर, शिवा, यस सर। ये अल्कोहल फिनॉल्स में क्या तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले? अल्कोहल फिनॉल्स में, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है ना एनसीईआरटी का 12th क्लास का, यस सर। ये सारा पढ़ रखा है पहले? सर ये रिमूव पेरोक्साइड वाला तो नहीं पढ़ा था। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ये ईथर वाला पार्ट करना था जरूर। ईथर वाले पार्ट में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और ये वाला थ्योरी वाला पार्ट जरूर आना चाहिए था। ये ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर्स एक्सप्लोजिव क्यों होता है,
क्योंकि उसके अंदर पेरोक्साइड का प्रेजेंस आ जाता है। फिर हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड हाउ टू रिमूव देम। डिटेक्ट करने के लिए FeSO4 फॉलोड बाय KCNS या KCN, ब्लड रेड कलरेशन आ गया तो ओल्ड सैंपल में प्रेजेंट था पेरोक्साइड। और इसको रिमूव करने के लिए डायरेक्ट तरीका KI गैस चेक करेंगे। KI गैस चेक करेंगे तो I- ऑक्सीडाइज टू I2 एंड पेरोक्साइड विल बी रिड्यूस टू ईथर। ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, ये कौन सी कन्वर्जन कवर हुई है इसमें अभी? सर एक 114 हो गई, 1 इथॉक्सीथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। अच्छा चलो ये हो गया ना खत्म। अब फॉस्जीन भी नोट कर लो। फॉस्जीन, ये मैंने P ब्लॉक में भी बताई होगी थ्योरी इसकी, हो सकता है स्टार्टिंग में भी बताई हो। फॉस्जीन COCl2, पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। COCl2, ओ बड़ा बनाना है, कोबाल्ट नहीं है। COCl2 फॉस्जीन गैस, पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। इसके अलावा और भी बताई हुई है, मस्टर्ड गैस बताई हुई है, टीयर गैस बताई हुई है ना, ये भी पॉइजनस गैसेस है क्लोरीन। तो ये तुम्हें करना है, पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन। तो इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म अगर प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म सबको पता है एज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज होता था, क्लियर। क्लोरोफॉर्म कैसे यूज होता है? एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। लेकिन क्लोरोफॉर्म की बोटल्स जो है, जैसे ही ऑक्सीजन और लाइट के प्रेजेंस में आते हैं, जैसे ईथर के साथ हुआ था ऐसे ही इसके साथ होता है, जैसे ही ये O2 या लाइट के प्रेजेंस में आएंगे, O2 या लाइट के प्रेजेंस में आते ही इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाते थे हाईली पॉइजनस गैस विच इज कॉल्ड एज फॉस्जीन। हाईली पॉइजनस गैस, तो इसको हम एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करने, इनिशियली जो है लोग क्या करने लग गए थे कि क्लोरोफॉर्म की बोटल्स को, क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन बॉटल में रखने लग गए। डार्क ब्राउन बॉटल में क्यों रखने लग गए? टू कट ऑफ लाइट। और पूरा फिल करते थे बॉटल्स को। पूरा फिल क्यों करते थे? बॉटल दे वर फिल्ड अप टू द ब्रिम। पूरा फिल करते थे बॉटल्स को ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। जैसे ही बॉटल्स ओपन करेंगे, कॉक ओपन करेंगे, इमीडिएटली ऑक्सीजन और लाइट दोनों का प्रेजेंस होगा, तो ये फॉस्जीन गैस बन जाती थी। क्या बन जाती थी? फॉस्जीन गैस, है ना। तो इसको रिमूव करना ताकि क्लोरोफॉर्म यूज कर सके, तो रिमूव करना जरूरी था। इसलिए हम क्या डालते थे इसके अंदर, 0.2% के आसपास, 0.1 to 0.2% के आसपास इथेनॉल डालते थे। और इथेनॉल जो है इस फॉस्जीन गैस को कन्वर्ट कर देता था नॉन टॉक्सिक कंपाउंड कॉल्ड एज डाई इथाइल कार्बोनेट। नॉन टॉक्सिक कंपाउंड कॉल्ड एज डाई इथाइल कार्बोनेट। और फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म के अंदर कि नहीं, इसके लिए हम डालते थे, अगर फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है इसके अंदर क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हम इसमें डालते थे, क्या डालते थे? AgNO3। क्या डालते थे? AgNO3। और अगर व्हाइट पेरोक्साइड आ जाता था, व्हाइट PPT आ जाता था, तो व्हाइट PPT इससे आता है, क्लोरोफॉर्म से नहीं आता। क्लोरोफॉर्म में जो CCl बॉन्ड है, कोवेलेंट है, वो टूटेगा नहीं। तो अगर व्हाइट PPT आ जाता था, इसका मतलब फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म की बोतल्स में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालें और व्हाइट PPT आ जाए, दैट मींस फॉस्जीन गैस इज प्रेजेंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो कोई कन्वर्जन कवर, एक तो फॉस्जीन गैस कवर हो गया, एक डाइथाइल कार्बोनेट भी दे रखा है कन्वर्जन में। यस सर 103। 103, तो 103 तक कवर हो गई है। डाइथाइल कार्बोनेट भी कन्वर्ट कर लेना इसको, है ना। क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन कवर हो गया हमारा, और क्लोरोफॉर्म से डाइथाइल कार्बोनेट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब देखना अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन है ना, एक बार चेक करना। और बीच में जो छुड़वाई है आपने, मतलब 101 बोलो पे कौन कौन सी। एसीटोन हाँ बोल दो कौन ऑक्साइड सी। मेंडेलिक एसिड। सर एसीटोन ऑक्साइड। हाँ कौन सी है? सर एसीटोन ऑक्साइड मेंडेलिक हाँ एसिड। एसिड ऑक्साइड तो अमोनिया डेरिवेटिव्स में आ गया। और कोई? सर मेंडेलिक एसिड है। मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड तो सेम उसी की तरह है ना, लैक्टिक एसिड की जगह। क्लोरोफॉर्म में Ag हीट, एथाइन, एथाइन से बनाएंगे बेंजीन, बेंजीन से बनाएंगे, देखो ये मेंडेलिक एसिड है, ट्राई करो को जल्दी से, जैसे लैक्टिक एसिड था।
चलो कर लिया ट्राई। देखो एक ही कार्बन पे OH और COH दोनों हैं, इसका मतलब HCN जरूर डलेगा। तो इससे पहले HCN बेंजल रिएक्शन बनाएंगे, गेटरमन कोच से ये बनाएंगे CHO, फिर बनाएंगे CH HCN डाल के CHOHCN, और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके ये आ जाएगा। तो यहाँ डलेगा HCN, यहाँ डलेगा CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 CH2, गेटरमन कोच रिएक्शन, CH2 सॉल्वेंट, और यहाँ पता ही रेड हॉट आयरन ट्यूब। डाउट किसी को? मैंडेलिक एसिड